जय हिंद साथियों, आप सभी का ब्राइटवे के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं शराफत अशफाक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आशा कर रहा हूं कि आप सबकी तैयारियां अच्छी चल रही हैं और आप सब सफलता के बिल्कुल निकट हैं। दोस्तों, आज की जो क्लास है वो बड़ी ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस क्लास में कुछ ऐसे महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हम लोग बात करेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। चलिए, आप मेरे सामने जो हेडिंग पड़ी हुई है प्रॉक्सिमा सेंचुरी, आप देख रहे हैं कि प्रॉक्सिमा सेंचुरी क्या है। एक सवाल ये कई बार पूछा गया है। वैसे तो मैं आपको बता दूं कि जो पृथ्वी है, पृथ्वी हमारी लगातार चक्कर लगा रही है किसके चारों ओर, तो सूर्य के चारों ओर। क्यों? क्योंकि जो ब्रह्मांड का मुखिया माना जाता है, मुखिया अगर कभी भी कहता है कि किसे कहा जाएगा, तो आप कहेंगे सूर्य को। जो सूर्य है दोस्तों, ये कई तरह की गैसों का मिश्रण है, इसलिए सूर्य को विभिन्न गैसों का मिश्रण भी कहा जाता है। तो अगर वो लिख देता है कि ब्रह्मांड का मुखिया, तो सूर्य हो जाएगा। और अगर कहता है कि जो विभिन्न गैसों का मिश्रण है वो कौन है, तो सूर्य है। इसके अलावा हम सूर्य को क्या कहते हैं, इसे आग का गोला भी कहा जाता है, क्योंकि आपको पता है इसका जो टेम्परेचर है वो बहुत 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 ज्यादा होता है, इसीलिए इसे आग का गोला भी कहा जाता है। अब बात करते हैं हमारा जो ग्रह है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, पृथ्वी। पृथ्वी क्या कर रही है, ये चक्कर लगा रही है और लगातार अनवरत बिना थके बिना रुके पृथ्वी सूरज के चारों तरफ घूम रही है। ठीक है, जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है तो इसके लिए उसे जो समय चाहिए वो 365 दिन 5 घंटा 48 मिनट और 46 सेकंड का समय लगता है। यानी पृथ्वी जो है वो सूरज के चारों तरफ एक पूरा चक्कर, कभी भी क्वेश्चन आपसे पूछे कि कितने समय में लगाती है, तो 365 दिन लेगा, 5 घंटा लेगा, 48 मिनट लेगा और 46 सेकंड का समय लेगा। इतनी देर में पृथ्वी सूरज के चारों ओर एक पूरा चक्कर लगाती है। इस पूरे टाइम को ही कहा जाता है, क्या कहते हैं, इसे ही कहा जाता है सोलर ईयर। क्या कहते हैं, सोलर ईयर, या हिंदी में इसी को कहते हैं सौर वर्ष। कभी भी आपसे पूछता है कि एक सोलर ईयर या एक सौर वर्ष कितने समय का होता है, तब आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा, वो हो जाएगा 365 दिन 5 घंटा 48 मिनट 46 सेकंड। ठीक है, अब एक सवाल जो यहां पर लिखा है कि प्रॉक्सिमा सेंचुरी क्या है। जैसे कि आपको पता है सूर्य एक तारा है। क्या है, सूर्य एक प्रकार का तारा है। ठीक है, और तारा किसको कहते हैं, हर वो पिंड जिसके पास खुद की लाइट है और खुद का जो कह सकते हैं हीट है, यानी अपना खुद का प्रकाश अगर किसी पिंड के पास है या अपना खुद का ताप किसी के पास है, तो या एक तरफ लाइट भी है यानी प्रकाश भी है और दूसरी तरफ हीट यानी ताप भी है, अगर किसी पिंड के पास ये दोनों चीजें मौजूद हैं तो उसे क्या कहा जाता है, एक स्टार या तारा कहा जाता है। अब सवाल ये उठता है कि प्रॉक्सिमा सेंचुरी क्या है। तो प्रॉक्सिमा सेंचुरी जो है वो भी एक तारा है। ठीक है, प्रॉक्सिमा सेंचुरी भी एक प्रकार का तारा है। और ये ध्यान रखिएगा कि ये कह सकते हैं कि सूर्य के सबसे ज्यादा निकट का तारा जो माना जाता है वो प्रॉक्सिमा सेंचुरी को माना जाता है। ठीक है, अब आप समझ गए हैं। मान लीजिए ये जो काला काला पॉइंट आप देख रहे हो ये क्या है, ये प्रॉक्सिमा सेंचुरी है। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारा जो सूर्य है, जो इस पूरे ब्रह्मांड को, इस पूरे सौरमंडल को जो है प्रकाशित कर रहा है, उसके सबसे निकट का जो तारा है उसका नाम प्रॉक्सिमा सेंचुरी है। और एक चीज आप जान लें कि अंतरिक्ष विज्ञान में या एस्ट्रोनॉमी में जिसे कहते हैं कि कोई भी चीज सामान्य नहीं होती है। ठीक है, यानी हमने कहा कुछ साल पहले, तो इसका मतलब कुछ लाख साल पहले। ठीक है, आपको बता दें ये पृथ्वी और ये सूर्य के सबसे निकट का तारा है और इसकी दूरी कितनी है, अगर कोई व्यक्ति एक सेकंड में लगभग 2.5 लाख यानी 2 सही 1/2, ठीक है, 2.5 लाख किलोमीटर जो है अगर प्रति सेकंड की स्पीड पकड़ता है, कितना पर सेकंड की स्पीड पकड़ता है, तो उसे सूरज से प्रॉक्सिमा सेंचुरी तक जाने में लगभग 3 वर्ष का समय लगेगा। कितना समय लगेगा, लगभग 3 वर्ष का समय लगेगा। सोचिए, ये सबसे ज्यादा करीब है। अगर ये कहीं करीब के बजाय दूर होता तब क्या होता। तो ये चीज याद रखिएगा कि पृथ्वी के सबसे निकट का तारा जो है, वो सूर्य के सबसे निकट का तारा जो है वो प्रॉक्सिमा सेंचुरी है। और ये कितना दूर है, अगर कोई व्यक्ति 2.5 लाख से 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड पकड़ता है तो पहुंचने में उसको
वहां यानी सूरज से अगर यात्रा प्रारंभ कर रहा है तो प्रॉक्सिमा सेंचुरी तक पहुंचने में उसको लगभग कितना समय लग जाएगा? उसे लगभग जो है 3 वर्ष का समय लग जाएगा। साथियों, अगली हेडिंग जो आप देख रहे हैं वो लिखा हुआ है रणजीत सिंह। आखिर रणजीत सिंह का महत्व क्यों है सामान्य अध्ययन में? ध्यान से समझिएगा। जो रणजीत सिंह है ये एक राजा है, इनको कहा जाता है महाराजा रणजीत सिंह। क्या कहते हैं? महाराजा रणजीत सिंह। ठीक है, ये पंजाब के राजा थे। अगर कभी भी पूछा जाए कि इनका क्षेत्र क्या था तो ये कह सकते हैं कि पंजाब के राजा थे। और पंजाब में आपको पता है कि पंजाबी यानी सिख संप्रदाय जो है वहां के लोग हैं। तो ये जो सिख संप्रदाय है, सिख संप्रदाय टोटल 12 मिसलों में बटा था। कितना? 12 मिसल। अब मिसल क्या होते हैं? मिसल का मतलब आप ये कह सकते हो कि भाग। ठीक है, क्या होता है? भाग। जो सिख संप्रदाय है वो कुल 12 मिसलों में बटा हुआ था। अब इनमें कई सारे मिसल थे, जैसे एक आहलूवालिया मिसल था, एक सुकर चकिया मिसल था, एक जो है फुलकिया मिसल था। तो कभी भी आपसे पूछे कि सिख संप्रदाय या सिख साम्राज्य कितने भागों में बटा था, तो 12 मिसलों में बटा था। इनमें से जो एक मिसल था जिसको कहा जाता है सुकर चकिया, याद रखिएगा कि क्या नाम है? सुकर चकिया। तो सुकर चकिया मिसल के एक राजा थे जिनका नाम था राजा महाराजा रणजीत सिंह। ठीक है, ये जो रणजीत सिंह थे, होता क्या है कि आपको पता है कि सिख धर्म के जो चौथे गुरु हैं, चौथे गुरु जिनका नाम गुरु रामदास है, इनसे अकबर बहुत प्रभावित हुआ था और सम्राट अकबर ने इनको 500 बीघा जमीन दी थी। ठीक है, क्या दिया था? 500 बीघा जमीन दान की थी। ठीक है, इसी जमीन पर जो आपका अमृतसर नगर है वो बना है। ठीक है, अमृतसर नगर बना है और साथ ही साथ क्या हुआ है कि यहीं पर आप एक मंदिर बनाया गया था। उस मंदिर को हर मंदिर साहिब कहा जाता था। क्या कहते थे? हर मंदिर साहिब। ये जो हर मंदिर साहिब है ये एक सरोवर था, एक तालाब था जिसको कहा जाता था अमृतसर। सर माने पानी होता है, आपको पता है। तो अमृत माने अमृत मतलब आप जान रहे हो। ठीक ठीक है, अमृत नाम का एक सरोवर था। उस सरोवर के बीचों बीच में जो है कह सकते हैं एक मंदिर बना था, जिस मंदिर को क्या कहते थे? हरमिंदर साहिब। तो महाराजा रणजीत सिंह जो है वो बड़े ही दानी स्वभाव के थे और बहुत ही ज्यादा जो है कह सकते हैं अच्छे और कुशल राजा थे। तो इन्होंने क्या किया था? इन्होंने जो हरमंदिर साहिब है इसको पूरा का पूरा सोने की चादर इस पर चढ़वा दी थी। ठीक है, और साथ ही साथ तो इसीलिए उसको क्या कहा गया? जब उस पर सोने की चादर चढ़ गई तो उसे फिर हरमंदिर साहिब नहीं कहा गया, बल्कि क्या कहा जाने लगा? उसी को कहा गया स्वर्ण मंदिर। कभी भी कहता है। और स्वर्ण मंदिर के लिए जमीन किसे मिली थी? याद रखिएगा, चौथे गुरु रामदास को। हालांकि उनको जमीन प्राप्त हुई थी, लेकिन इस मंदिर को पूरा कराने का जो काम किया था वो किसने किया था? तो 5वें गुरु ने किया था। जो 5वें गुरु है उनका क्या नाम है? तो उनका नाम है गुरु अर्जुन देव। सिख धर्म में आपको पता है कि 10 गुरु हुए थे। ठीक है, जिनमें जो सिख धर्म के जो संस्थापक हैं उनका नाम गुरु गोविंद सिंह है, जबकि जो आखिरी और 10वें गुरु है उनका नाम जो संस्थापक थे वो गुरु नानक थे और जो 10वें गुरु थे वो गुरु गोविंद सिंह जी थे। तो ये याद रखिएगा कि जो सिखों के जो 5वें गुरु हैं गुरु अर्जुन देव, उन्होंने जो है कह सकते हैं कि अमृतसर नगर की स्थापना की थी। साथ ही साथ इन्होंने क्या किया था? इन्होंने स्वर्ण मंदिर का निर्माण कराया था। पूछा जाए कि कौन सा राजा था जिसने जो है उस पर सोने की जो है पालिश या सोने की चादर चढ़वाई, तो वो कौन थे? महाराजा रणजीत सिंह। सवाल करेगा कि महाराजा रणजीत सिंह जो है वो किस मिसल के थे? तो सुकर चकिया मिसल के थे। अगर कहता है सिख संप्रदाय कितने भागों में बटा हुआ था, तो कुल 12 भागों में बटा था। अच्छा, स्वर्ण मंदिर का पुराना नाम क्या था? तो दोस्तों आप बताएंगे हरमंदिर साहिब। आशा कर रहे हैं यहां तक आपको बातें समझ में आ गई हैं। दोस्तों अगली हेडिंग आप देख रहे हैं, एक शब्द है जिसे कहते हैं अष्टप्रधान। आखिर अष्टप्रधान क्या है? आपको पता है कि शिवाजी जो थे, शिवाजी जो कह सकते हैं शिवाजी, इन्होंने क्या किया था? इन्होंने अपनी शासन व्यवस्था को व्यवस्थित क्रम में चलाने के लिए 8 शक्तिशाली मंत्रियों को रखा था। ठीक है, 8 जो है शक्तिशाली मंत्रियों को नियुक्त किया था। जो शक्तिशाली मंत्री थे उनको कहा जाता था पेशवा। क्या कहते थे? पेशवा। तो ये जो पेशवा या मंत्री होते थे जो शिवाजी की सहायता के लिए हुआ करते थे, जो शिवाजी की मदद करते थे या उनके साथ साथ जो है शासन चलाते थे,
उनको कहा जाता था अष्टप्रधान। यानी शिवाजी ने अपनी शासन व्यवस्था को व्यवस्थित क्रम में चलाने के लिए 8 मंत्रियों की नियुक्ति की थी, जिन्हें अष्टप्रधान कहा जाता था। अब इन मंत्रियों में वैसे तो सबसे शक्तिशाली कौन हो गया? पेशवा। पेशवा के अलावा एक मंत्री होते थे जिनको कहा जाता था सुमंत, एक होते थे पंडित। क्या होता था? पंडित। पंडित नाम के भी मंत्री होते थे। साथ ही साथ एक मंत्री होते थे जो कहलाते थे राव। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है कि सुमंत हो गया या फिर आपका पंडित हो गया या राव हो गया, ये सब क्या है? शिवाजी के मंत्री थे, तो जो कि उनके साथ साथ रहा करते थे और शासन व्यवस्था को बढ़िया तरीके से चलाने का कार्य करते थे। साथियों, अगली जो हेडिंग है वो है अष्टदिग्गज। अष्टदिग्गज क्या थे? आपने सुना होगा राजा कृष्णदेव राय का नाम। ठीक है, बड़े ही कह सकते हैं प्रसिद्ध राजा थे, राजा कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय। तो राजा कृष्णदेव राय जो है, इन्होंने क्या किया था? इन्होंने तेलुगु को संरक्षण दे रखा था, तेलुगु लैंग्वेज को। ठीक है, तो तेलुगु साहित्य को इन्होंने संरक्षण दे रखा था और ये अपने दरबार में क्या करते थे कि तेलुगु भाषा के 8 कवियों को रखते थे। जो बड़े कवि होते थे उनको जो है इन्होंने संरक्षण दे रखा था। तो तेलुगु भाषा के जो 8 बड़े कवि होते थे उन्हीं को क्या कहा जाता था? अष्टदिग्गज कहा जाता था। अक्सर लोग अष्टदिग्गज और अष्टप्रधान में कंफ्यूज होते हैं, लेकिन आपको परेशान होने की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि आप समझ गए हैं अष्टप्रधान क्या है। शिवाजी की मंत्रिपरिषद को अष्टप्रधान कहा जाता था, जबकि अष्टदिग्गज क्या है? राजा कृष्णदेव राय ने अपने दरबार में तेलुगु भाषा के 8 कवियों को जो है रखा था और उन्हें अष्टदिग्गज कहा जाता था। दोस्तों, इन्होंने तेलुगु साहित्य को संरक्षण दे रखा था और खुद भी एक किताब लिखी थी जिसको कहा जाता है अमुक्त माल्यद। क्या कहते हैं? अमुक्त माल्यद। राजा कृष्णदेव राय जो है, इनके समय में कह सकते हैं कि जो पुर्तगाली थे, पुर्तगालियों जो है, पुर्तगाली नहीं, फ्रांसीसी जो थे, फ्रांसीसियों से राजा कृष्णदेव राय के बड़े अच्छे संबंध थे। आपको पता है कि जब भारत में विदेशी कंपनियां आती हैं तो उनमें डच भी थे, फ्रांसीसी भी थे, अंग्रेज भी थे, स्वीडिश कंपनी भी आई थी। देखिए, इतिहास के अगले जो विषय है जिस पर हम लोग बात करने चल रहे हैं वो है औरंगजेब। औरंगजेब आपको पता है कि कह सकते हैं मुगल वंश के राजा थे। ठीक है, अगर कभी भी पूछा जाए इनका संबंध किस वंश से है तो मुगल वंश से था। ठीक है, इनके जो कह सकते हैं दादा हैं, इनके जो दादा हैं वो कौन है? सम्राट अकबर हैं। ठीक है, अकबर थे। अकबर के बाद उनका जो पुत्र है जिसका नाम सलीम उर्फ जहांगीर है, तो जहांगीर का शासन होता है। जहांगीर उर्फ सलीम के बाद शाहजहां आते हैं और शाहजहां का जो लड़का है वो कौन है? शाहजहां का लड़का वो हो जाता है औरंगजेब। ठीक है, तो इस चीज को आप लोगों को याद रखना है कि मुगल वंश में पहले तो बाबर आता है, हुमायूं आता है, फिर अकबर है, अकबर के बाद सलीम, जहांगीर आते हैं, जहांगीर के बाद शाहजहां। शाहजहां का क्या नाम था? औरंगजेब। ठीक है, औरंगजेब इन्होंने क्या किया? इन्हें संगीत पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया। अगर कभी कहता है कि संगीत पर बैन लगाने वाला या प्रतिबंध लगाने वाला जो राजा था वो था, तो वो औरंगजेब था। ठीक है, साथ ही साथ इसके विषय में एक चीज और देखिएगा, इन्होंने दिल्ली में एक किला है जिसको हम लोग दिल्ली का लाल किला कहते हैं। ठीक है, लाल किला जो है उस पर एक मस्जिद बनवाई थी और मस्जिद का नाम है मोती मस्जिद। कभी भी कहता है कि जो दिल्ली के लाल किले के अंदर 2 मोती मस्जिद है, एक आगरा में है और एक दिल्ली में है। तो दिल्ली वाली अगर कभी भी पूछा जाए कि दिल्ली के जो लाल किला है उस लाल किले के अंदर किसने मोती मस्जिद बनवाई थी? तो औरंगजेब ने बनवाई थी। इन्होंने किया था, इन्होंने तुलादान था है। तुलादान, तुलादान क्या होता था? जैसे राजा अगर कोई व्यक्ति है और वो राजा को अपने यहाँ बुलाए है, सम्मान स्वरूप वो क्या करता था? एक तराजू में राजा को बैठा देता था और दूसरे तराजू में जो है वो बाकी खूब सारी मिठाई रख दे या फिर फल रख दे या फिर पैसा रख दे। राजा को तौला जाता था और तौलने के उपरांत क्या होता था? उस पैसे को सामान्य जनता वगैरह में बांट दिया जाता था। तो ये जो सिस्टम था राजाओं के सम्मान के लिए था या बड़े आदमी के सम्मान के लिए था, लेकिन औरंगजेब ने क्या किया? इस सिस्टम को ही समाप्त कर दिया। यानी उसने कहा कि तुलादान जैसी कोई प्रथा हमारे समाज में नहीं चलेगी। इसके अलावा उन्होंने क्या किया?
एक सिक्का चलता था जिसमें सीता और राम का चित्र बना होता था। तो सीता राम का जो सिक्का होता था, यानी सीता जी और राम जी का जो सिक्का होता था, उस पर प्रतिबंध लगा दिया। ऐसा नहीं है कि सिर्फ सीताराम पर ही प्रतिबंध लगाया, उसने क्या किया, कुछ सिक्के होते थे जिनमें कलमा उत्कीर्ण रहता था, यानी कलमा लिखा रहता था, जो मुसलमानों का कलमा होता है जिसे ला इलाहा इल्लल्लाह कहा जाता है। तो ये जो कलमा है, इस कलमे को भी पूरी तरीके से रोक दिया था किसने, तो औरंगजेब ने। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। साथियों, अगला जो शब्द है वो है इंटरफेरान। इंटरफेरान किसे कहते हैं, ये एक तरह का प्रोटीन होता है। ध्यान रखिएगा, इंटरफेरान क्या है, एक प्रकार का प्रोटीन है। ठीक है, ये प्रोटीन कहां से निकलता है, जैसे हमारे शरीर की जो सबसे छोटी इकाई है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, सेल या कोशिका कहते हैं। और सेल या कोशिका की खोज किसने की थी, तो रॉबर्ट हुक द्वारा की गई थी। किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने। सवाल पूछता है कि रॉबर्ट हुक ने किस प्रकार की कोशिका को खोजा था, यानी जीवित कोशिका खोजा था या मृत कोशिका, तो आप बताएंगे मृत कोशिका उन्होंने खोजा था। ठीक है, तो अगर कहता है कि जीवित कोशिका की खोज किसने की है, तब आप कहेंगे एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक। किसने की है, एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने की है। ठीक है, अब इंटरफेरान क्या है समझ लेते हैं। इंटरफेरान एक प्रकार का प्रोटीन है। जब हमारे शरीर की कोई कोशिका किसी प्रकार के संक्रमण से संक्रमित हो जाती है, तो वो एक तरह का प्रोटीन रिलीज करती है, छोड़ती है, बनाती है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, इंटरफेरान। ठीक है, तो इंटरफेरान को हम कह सकते हैं कि वायरस संक्रमित कोशिकाओं द्वारा उत्पादित प्रोटीन है, जो अन्य कोशिकाओं को संक्रमण से बचाने का कार्य करता है। ये इसलिए निकलता है ताकि दूसरी कोशिकाएं जो है वो बच जाएं। और अगर कहा जाए कि सेल या कोशिका की खोज किसने की है, तो वो रॉबर्ट हुक ने की है। शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो वो सेल या कोशिका हो जाएगी। और जीवित कोशिका खोजा था या मृत, तो मृत कोशिका। अगर जीवित कोशिका की बात करता है तो एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने। तो आशा कर रहे हैं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी, आपने इन जानकारियों को एक कॉपी में नोट कर रखा होगा और लगातार वीडियो आपको जाती रहेगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप मान लीजिए कि घर से बैठकर आप तैयारी करना चाह रहे हैं, हिस्ट्री पॉलिटी की बिल्कुल पर्टिकुलर एक सब्जेक्टिव या सब्जेक्ट वाइज क्लास चाह रहे हैं, या चैप्टर वाइज क्लास चाह रहे हैं, आप चाह रहे हैं कि बिल्कुल डीप में जाकर अच्छे से पढ़ाया जाए,